रोहतक सांसद अरविंद शर्मा से हमारी संवाददाता प्रियंका राय ने खास बातचीत की। इस खास बातचीत के दौरान अरविंद शर्मा ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण भी हरियाणा का मुख्यमंत्री बनना चाहता है। रोहतक से बीजेपी के सांसद अरविंद शर्मा हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा का एक बयान सामने आया कि अगर कांग्रेस जीतती है तो प्रदेश में एक जो डिप्टी सीएम होंगे वो ब्राह्मण समाज से होंगे, क्योंकि आपका क्षेत्र भी जो है वो ब्राह्मण समाज और जाट समाज बहुमूल्य है। किस तरीके से देखते हैं आप उनके स्टेटमेंट को? क्या जात पात की राजनीति और वोट बैंक को साधने के लिए इस तरीके की बात कही गई? देखिए, मैंने कभी जिंदगी में कभी जात पात की राजनीति नहीं की, ना उसका समर्थन किया। मैं शुरू में 1996 में सोनीपत से इंडिपेंडेंट जीता। अगर जात पात की राजनीति होती तो कोई मुझे इंडिपेंडेंट नहीं जीतने देता। 2 दफा मैं करनाल से रहा, अब रोहतक से चुनाव लड़ा। 36 बिरादरी की हमने बात की है हमेशा, और 36 बिरादरी का आशीर्वाद मिला है, और 36 बिरादरी ने हमेशा हमें आशीर्वाद देकर के आगे बढ़ा है। किसान, मजदूर, गरीब, दलित, बैकवर्ड, सब ने आशीर्वाद देकर के, बुजुर्गों ने, महिलाओं ने, बच्चों ने, नौजवानों ने, सब ने। तो दूसरी बात यह है कि जो इस तरह की बातें की हैं कि ब्राह्मणों को के बारे में जैसे बात की है, एक तो ब्राह्मण कभी जातिवादी नहीं रहा, और अगर इस तरह की बात करते हैं, हमने हमेशा 36 बिरादरी की बात की, सबकी बात की। मैंने कितने दिन पहले, मेरा ख्याल 2 साल पहले, उससे भी पहले मैंने बात हमेशा रखी है कि अभी हर एक जाति को चांस मिलना चाहिए। हर एक जाति, जैसे बीसी को, ओबीसी को, दलित को, ब्राह्मणों को भी चांस मिलना चाहिए। मैंने कई बार एक बात इसलिए कही कि ब्राह्मणों को पहले इसलिए मिलना चाहिए, कि अभी 4.5 साल हमारे बचते हैं। पंडित भगवत दयाल मुख्यमंत्री थे, 6 महीने के अंदर उनको हटा दिया गया। एक साजिश हुई, एक बड़ी भारी कॉन्स्पिरेसी हुई। उस कॉन्स्पिरेसी के तहत पंडित भगवत दयाल को 6 महीने के अंदर उनको टॉपल कर दिया, हटा दिया गया। अब मैं इनसे पूछना चाहता हूं, ये जो ब्राह्मणों का सिस्टम लेकर के आए हैं, इसी परिवार से, इन्हीं नेताओं से पूछना चाहता हूं कि सम्मेलन करें, बल्कि रैली करें जबरदस्त, और मैं मांग करता हूं उसमें जवाब दें कि पंडित भगवत दयाल को 6 महीने में टॉपल करने वाली वो कौन सी ताकत थी, वो क्या रीजन थे, वो क्या माहौल था, वो क्यों ऐसा हुआ, क्या हालात थे कि पंडित जी को 6 महीने के अंदर आप लोगों ने गिरा दिया। तो ये चीजें हैं, ये जवाब दें। और दूसरी चीज एक और इन्होंने शुरू कर दी है, एक और गजब की चीज शुरू की है। आप सब हैरान होंगे, आप निकालो वो सारे की सारी डिटेल्स निकालो, आप सब हैरान होंगे। उस सम्मेलन में एक बात और शुरू की, एक और लुभाने की चीज शुरू की है कि चिंता मत करो, हमारी सरकार आ जाएगी तो पर्ची सिस्टम फिर से शुरू होगा। कहा कि नहीं कहा? आपको पता कि पर्ची सिस्टम फिर से शुरू होगा, यानी कि जो नौजवान अब मुश्किल से इस 9 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में, हमारे मुख्यमंत्री खट्टर साहब के नेतृत्व में, जो नौजवान धीरे धीरे करके रास्ते पर आया है कि मेरा जो समय था उसको समझ में आया है कि मैं जो खर्ची और पर्ची में अपना समय वेस्ट करता था, लगाता था, वो काम अगर मैं पढ़ाई में करूं तो मेरा नंबर आ जाएगा। और उनके नंबर आ रहे हैं, उनका नंबर आ रहा है। वो नौजवान को फिर से उसी रास्ते पर डालने की कोशिश कि पर्ची सिस्टम फिर से चलेगा, यानी कि पर्ची के साथ खर्ची। खर्ची का मतलब ये, जो पर्ची लेकर के जाएगा वो कहां लेके जाएगा? कभी चंडीगढ़ जाएगा, कभी रोहतक जाएगा, कभी कहीं जाएगा, कभी कहीं जाएगा। तो गाड़ी लेके जाएगा, गाड़ी में किसी दूसरे को बैठाना भी पड़ेगा कि जो उसका आदमी होगा। तो खर्ची और पर्ची फिर से शुरू करेंगे। इससे बड़ा जो है अन्याय हरियाणा के लिए क्या हो सकता है? मैं कहता हूं, मैं इसकी घोर निंदा करता हूं, और लोगों से भी कहता हूं, पूछे वो, अरे भाई मुश्किल से हम लाइन पे आए हैं, मुश्किल से ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता शुरू हुई है। ऐसा नौजवान जिसने कभी उम्मीद भी नहीं की होगी, ऐसे नौजवान, मैं गांव में दौरा कर रहा हूं जनसंवाद कार्यक्रम में। हर गांव का मेरे पास डाटा रहता है प्रशासन की तरफ से। लोग 50-50, 60-60 नौकरियां भी लगी एक एक गांव में, जिनमें उम्मीद भी। और एक और बता देता हूं, ऐसी नौकरियां कि नौकरी लग गया, पड़ोस को भी नहीं पता है, पड़ोसी को भी नहीं पता है कि नौकरी लगी। क्यों? उसकी अपनी मेहनत से लगी है, उसने मेहनत की है।
ईमानदारी से उसने काम किया है, उसको बताने की जरूरत भी नहीं है। और पहले तो ठोक करके भाई मेरी नौकरी लग गई, मैं तो भाई फलाने ने पैसे दे करके आया था, मेरी नौकरी लग गई। सारे गांव में धूमधाम मचती थी, लड्डू बटते थे, भाई फलाने की नौकरी लग गई, भाई पैसे दे। तो ये चीजें जो है, ये चीजें आप समझते, ये चीजें राज को दोबारा से लेकर के आने की चीजें हैं। एमपी जी, जरूर पूछना चाहूंगी, आपने बहुत सारी ऐसी चीजें गिनाई जो 9 साल में आपकी सरकार ने किया है और जिसकी वजह से वहां का जो शासन है वो सुशासन में तब्दील हुआ है। लेकिन सवाल ये भी कि कांग्रेस ये दावा कर रही है कि खास तौर पर जो आपकी सीट है वो उनके कंट्रोल में है, उस सीट पर भी जीतेंगे, एमपी भी बनेगा और साफ तौर पर विधानसभा चुनावों में भी उस सीट के पास जितने वोट बैंक है ये इनके खाते में आएंगे। और जिस तरीके से ये दावा भी किया कि जो 4 उप मुख्यमंत्री की सीटें होंगी अलग अलग समाज से होंगे, क्या किसी प्रदेश में 4 उप मुख्यमंत्री की सीट आपके राजनीतिक जीवन में आपने देखी? और आपकी सीट पर कांग्रेस के पास कितना दबदबा है? क्योंकि पिछले चुनावों की अगर बात कर ले तो उस दौरान भी दीपेंद्र सिंह हुड्डा महज कुछ वोट से ही हारे थे, आपने जीत दर्ज किया था, तो कैसे देखते हैं आप? देखिए, ऐसा मैंने पहले ही बताया, मैं तो कभी घमंड की बात करता नहीं, मैं तो लोगों में विश्वास करता हूं। अभी भी मुझे लोगों में पूरा भरोसा है, मोदी जी के नेतृत्व पर भरोसा है कि मोदी जी ने जिस तरह से एमपीज के लिए जिस तरह से देश को विकास की रफ्तार दी है उस पर भरोसा है। जिस तरह से देश को इंटरनेशनल लेवल पर देश को कहां लेके गए हैं उस पर भरोसा है। आज G20 के बाद लोग कहते हैं, दूसरे विदेशों के हेड कहते हैं कि मोदी जी भारत के ही नहीं पूरे विदेशों के, पूरे विश्व के प्रधानमंत्री हैं। तो मोदी जी ने कहां देश को लेके गए हैं और किस तरह से हर एक कैटेगरी में मोदी जी ने काम किया, मुझे उस पर भरोसा है, मुझे 36 बिरादरी पर भरोसा है। ये जो मर्जी कहते रहे। और रही बात कि थोड़े से मार्जिन की, पिछली बार मैं फिर कहता हूं कि कम से कम 1.5 लाख से भी ज्यादा वोटों का इन्होंने गड़बड़ की, इन्होंने बूथ का मतलब जो है सारी फेक वोटिंग जो है गड़बड़ की इन्होंने। और जो है अब की बार जो है इनको पता लगेगा, अब की बार पता लगेगा। वो तो आप जो है समय बताएगा। देखो, हर आदमी जब जाता है कुछ कुछ कहता है, लेकिन मैं तो इतना कहता हूं कि 36 बिरादरी पर मुझे भरोसा है, मुझे मोदी जी के नेतृत्व पर भरोसा है, मुझे लोगों पर पूरा भरोसा है कि उनका आशीर्वाद पहले भी मिला और आगे भी इसी तरह से उनका आशीर्वाद मिलता रहेगा। एक आखिरी सवाल आपसे जरूर लेना चाहूंगी, कांग्रेस लगातार अपने संगठन को बनाने को लेकर एकजुटता दिखाती हुई नजर आ रही है। उनका कहना है कि हम एकजुट है और संगठन बन भी जाएगा। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस का संगठन निर्माण हो पाएगा? क्योंकि पिछले कई चुनावों में भी उन लोगों ने ये कोशिश की थी लेकिन संगठन नहीं बन पाया। इस चुनाव के पहले क्या कांग्रेस धरातल पर अपने आप को मजबूत कर पाएगी? देखिए, ये बात आप अशोक तंवर से पूछो, शैलजा जी से पूछो, रणदीप सुरजेवाला से पूछो, इनके और सीनियर लीडर्स हैं, इनके और सीनियर लीडर्स हैं बहुत से, उनसे पूछो कि संगठन किस तरह से बनता पाएगा, कैसे बनेगा, नहीं बनेगा। क्यों कि जो अब नेतृत्व चल रहा है, जो लोग लगे हुए हैं, मुख्यमंत्री 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 और कुछ नहीं है, मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री, लोगों को बहका करके, लोगों को गुमराह करके मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री, वो कुछ नहीं है। उनको जो मैंने जो नाम लिया उनसे पूछना चाहिए वो क्यों पीछे हटते हैं, क्यों ऐसी बात आती है कि जो लोग मुख्यमंत्री का सपना सजा करके आगे बढ़ रहे हैं उनमें परिवारवाद, जातिवाद, भ्रष्टाचार, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है। ये जो 2014 में गए थे, किन लोगों की वजह से 2014 में गए थे, आप पूछ करके देखो, उनके पास जाकर के देखो कि जी आपको 2014 में रिजेक्ट कर दिया था, क्यों कर दिया? क्या आपने वो लोग बदल लिए? क्या वो लोग नहीं रहे? केंद्र में भी, यहां भी क्या वो लोग नहीं रहे? वो कि वो लोग हैं। अब ये बात निकल के कहां से आई? पर्ची वाली बात कहां से आई? क्योंकि वही मेंटेलिटी है, वही बातें हैं, वो चेंज हो ही नहीं सकता, वो चेंज हो ही नहीं सकता। चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए, हो ही नहीं सकता। ये कहावत है, ये सेइंग है कि भी इस तरह की कहावत हो, कोई बदलाव आ ही नहीं सकता। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ बात करने के लिए खुद अरविंद शर्मा, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि देखिए चुनाव सामने आ रहा है, उनकी बयानबाजी अपनी जगह है, जनता जनार्दन सब कुछ जानती है, चुनाव के मैदान में उतरे सब कुछ साफ साफ हो जाएगा। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन रोहन के साथ मैं प्रियंका राय, खबर फास्ट।